हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10th के गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं में जो उदाहरण 1 हैं, उदाहरण 2 हैं, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न जो निम्न प्रकार से है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखो, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया है और उसके अंदर क्या था, उसमें था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा चरणबद्ध तरीके से एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है ना। हम वापस इसका डिस्कशन करते हैं कि आपको अच्छे से उस विधि को याद कर पाए और अच्छे से उस विधि को सीख पाए। तो देखिए, ये तो आसान है, उदाहरण करवा चुका हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल ये भी आसान है, बहुत आसान है, एक ही चरण के अंदर हो रहा है, लेकिन इसमें भाग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम इसको लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इसमें ये आपका सेकंड मैं ले रहा हूँ, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये 196 और 38,220 इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 196 और 38,220 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जैसा कि आप जानते हैं ये एक चरणबद्ध विधि है, इसलिए इसका पहला चरण हम ले रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले चरण के अंदर यहाँ पर आपको ये लिखना है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है। तो हम लिखेंगे यहाँ 38,220 ये बड़ा है किससे, 196 से, इससे ये बड़ा है। तब हम ये सीख चुके हैं कि जो बड़ा होता है उसके अंदर छोटे का भाग देना है। किस प्रकार से देना है और किस प्रकार से लिखना है ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 196 हैं, तब 196 व 38,220 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर देखो इसका प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रकार से करना है, इसका इसमें भाग देना, यानी 196 का भाग देना है 38,220 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर 196 का भाग 382 के अंदर देंगे। ठीक है ना। इस पूरे के अंदर नहीं, 382 के अंदर भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट हैं, यहाँ पर भी 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं। तो देखो, अगर आपको इसकी टेबल नहीं आ रही है, इसका पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना। आप क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देंगे, यानी कि एक बार तो यही होगा, अगर दूसरी बार यानी 2 बार पहाड़ा बोलना है तो आप 2 से गुणा करवा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इस टाइप से, 392। तो 392 जो हो रहे हैं वो इससे बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार इसका भाग देंगे और भाग देने के बाद इसको घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6, और इधर हो गए आपके 7, और यानी 17 हो गए, 17 में से 9 गए तो आपके हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पर 2 बचे होंगे, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 196 हैं, इसका भाग इसमें 186 में नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ से 1 डिजिट नीचे लाएंगे और इसका इसमें भाग देंगे। अब सोचना है कि ये कितनी बार आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समथिंग देखो, यहाँ पर अगर 10 से गुणा करवाते हैं तो ये आता है। देखो 10 से गुणा करवाएंगे यानी 1 जीरो पीछे आ जाएगा, ये 10 बार होता है, तो लगभग इसके पास है। तो हम यहाँ पर 9 के ट्राई करते हैं कि 9 बार जाता है कि नहीं जाता। ठीक है ना। तो 9 बार ट्राई कर रहे हैं,
तो यहाँ पर देखो 54 और यहाँ पर 5 और ये 81 और 5 86 हो जाएंगे, और यहाँ पर 9 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 17, यानी 1767 आ जाएगा। तो 1767 आ जाएगा कितनी बार, 9 के पहाड़, मतलब 9 बार बोलने पर। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो देखो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, गुणा करवा करके जितनी बार पहाड़ा बोलना है उतने से गुणा करवाना है, ताकि आपको वो टेबल मिल जाती है, गुणा मतलब पहाड़ा मिल जाता है। अब देखिए इसमें से घटाइए, तो इसमें से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके 5, और यहाँ पर इसको दे देंगे 15, 15 में से ये गए तो आपके 9, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, और ये 0 उतार लेंगे। भाग तो सबको आता होगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ क्योंकि अब आप 10th क्लास के अंदर हैं। तो देखिए अब इसमें और भाग देना है, तो हम चेक करते हैं ये कितनी बार आ सकता है। तो देखो 5 बार चेक करते हैं, 6 पंजे 30, असल यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 9 पंज 45, 45 और 3 48, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, तो 980 कितने आ जाएंगे, 980। तो ये कितनी बार गया, 5 बार। कंप्लीट हो गया भाग, यहाँ पर शेषफल बच रहा है 0। तो हमने यही सीखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर यदि शेषफल 0 आ जाता है, तो जिस कंडीशन में हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, उस कंडीशन के अंदर, उस स्थिति के अंदर कौन भाजक रहा है, जो भाजक होगा वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल इक्वल टू 0 है। इस स्थिति में भाजक बराबर 196 है, अतः एचसीएफ यही भाजक होगा, यानी 196 होगा यह आंसर। इस टाइप से ये करना है। देखो चरण एक ही है, इस भाग को अच्छे से देखना है आपको। हाँ, इस भाग को हमने लिखा नहीं है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको इस टाइप से लिखना है, यानी प्रमेयिका के रूप में लिखना ज़रूरी है। ये भाग बनाओ चाहे मत बनाओ, ये भाग यहाँ पर नहीं बनाना है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, तो इसकी जगह पर हमें लिखना चाहिए यहाँ पर, यानी हमने क्या किया था वो यहाँ पर लिखना है, हमें प्रमेयिका के रूप में इसको लिखना है। तो क्या था, 38,220 इसको लिखना है, यानी भाज्य बराबर भाजक कौन था, 196, भागफल 195, और शेषफल क्या आया, 0। तो यहाँ शेषफल 0 है, इस स्थिति में भाजक कौन था, 196, अतः हमारा एचसीएफ क्या रहा, 196। तो इस टाइप से करेंगे। एक इसमें और भी मैं इन दोनों में से एक बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं इस प्रकार से क्या करना है आगे। देखो अब हम ये ले रहे हैं जिसमें 867 और 255, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कैसे करेंगे, 867 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए चरणबद्ध विधि है, हम सब जानते हैं। तो पहला चरण देखते हैं क्या होगा। देखो क्या करना है यहाँ पर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करने का पहला चरण क्या रहेगा, यहाँ पर आपको लिखना है बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो 867 बड़ा है 255, ये जो बड़ा है ना उसके अंदर छोटे का भाग देना है। तब 867 व 255 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इस प्रकार से करेंगे। देखिए
तो हम क्या करेंगे, 255 का भाग दे देंगे, 255 का भाग दे देंगे किसके अंदर, 867 के अंदर। देखिए कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पहाड़ा नहीं आता है, मैंने आपको तरीका बताया है, आप इसको गुणा करके पता कर सकते हैं। तो देखो मैं अगर इसको 4 बार गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 लगभग देखते हैं, 255 का मैं 3 लगभग गुणा करवाता हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 765 हो रहा है। कितने हो रहे हैं, 765। तो ये सही है इसके लिए। यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये कितनी बार गया, 765 बार। और यहाँ पर आप इसको घटा लो, तो घटाने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। तो ये देखिए अब यहाँ पर 102 के अंदर 255 का भाग नहीं जा रहा है, तब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, भाज्य, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये लिख दो यहाँ पर शेषफल। तो आप सभी जानते हैं कि इस विधि के अंदर शेषफल 0 आना चाहिए। तो अभी तक शेषफल हमारे पास 0 नहीं है, इसलिए हम चरण नंबर 2 के अंदर जाएंगे। किस में जाएंगे, चरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके देखो। अब हम बात कर रहे हैं चरण नंबर 2। चरण नंबर 2, इसमें आप देखिए क्या करना है कि शेषफल 0 नहीं है, तब इस शेषफल और इसके बीच में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयुक्त करना है। तो देखिए पुनः यहाँ कौन बड़ा है, 255। तो 255 बड़ा है किससे, 102 से। तब 255 व 102 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर तो देखिए क्या करेंगे, 102 का इसमें भाग देना है, 102 का भाग देना है 255 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मैं दे सकता हूँ, आप सभी जानते हैं, स्पष्ट रूप से पढ़ा है। तो 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 204। यहाँ पर कितने बचेंगे, 51। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें ये भाग और नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये देखिए ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो यहाँ पर भी हमारे पास में शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे जिसमें इन दोनों को लेना है। तो देखिए चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 ये तीसरा चरण। इसमें देखिए क्या करना है, वापिस यहाँ कौन बड़ा, 102, 102 बड़ा है 51। तब 102 व 51 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें देखिए आप यहाँ पर आप 51 का भाग देंगे छोटे का बड़े के अंदर, तो कितनी बार जा रहा है, स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार, 102 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये भाग समाप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है। क्या है, शेषफल इक्वल टू 0 है। इस स्थिति में भाजक, इस स्थिति में भाजक कौन है, 51। कौन है, 51। अतः HCF क्या रहेगा, यही भाजक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करना है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। जिसके टाइप के उदाहरण हम कर चुके हैं, ऐसे ही एक प्रश्न का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई का पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि q का मान माइनस की कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, आप माइनस का कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 धनात्मक वाले सारे पूर्णांक ले सकते हैं। इसका मतलब है ये पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक इनमें से ये हो सकता है, ठीक है ना। ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, उनमें से हम पता लगाएंगे कि कौन सम है और कौन विषम है। जो विषम होंगे वो इस टाइप के होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो देख रहे हैं हम। तो देखिए ध्यान से यहां पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a व b, जो क्या लेना है, 6 लेना है, a व b हैं, जहां a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा है b से, ये हैं यहाँ पर, ठीक है। तब a व b के बीच, यानी 2 संख्याएं जहां पर एक बड़ी है एक छोटी है, तो उनके बीच में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, ठीक है ना। तब a व b के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करनी है। और हम सीख चुके हैं कि इसमें जो छोटा है ना, इस b का भाग देना इस बड़े के अंदर। तो देखिए b छोटा है, इस छोटे का b कौन है, हमारे पास 6 है, इसका इस छोटे a के अंदर भाग देना है। तो हम ये कर रहे हैं क्या कि 6 का मान लो इसके अंदर हमने भाग दिया, और भाग देने पर कोई भी हमें भागफल प्राप्त हो गया q, और शेषफल क्या रहा पीछे, मान लो r। ये देखिए ये q और r, ये हमने यहाँ पर ABCD इसलिए ली है, चर राशि इसलिए ली है क्योंकि आप जानते ये संख्या क्या है हमें नहीं पता। यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या आएगी तब यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जब संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी हम कुछ मान लेते हैं, ये मानी हुई संख्या है। मान लो यहाँ पर 10 होते, एक ही जगह 10 होते, तो हमें भागफल के अंदर भी एक संख्या प्राप्त होती और यहाँ पर भी यह एक संख्या प्राप्त होगी। जो यहाँ पर प्राप्त होती वो होता q, और जो यहाँ पर प्राप्त होती शेषफल के अंदर वो होता r। किस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार भाग दिया, यहाँ पर कितने बचे, तो यहाँ पर बचे 4। इस टाइप से ये तो है हमारा q जो हमने यहाँ पर माना है, और ये है हमारा r। तो यहाँ पर क्या है कि ये संख्या नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है ना, तो इसके लिए यहाँ पर 2 चीज़ एग्जिस्ट करती है। यानी ऐसे अगर कोई संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पर कोई 2 संख्या आएगी, और क्योंकि हमें उन संख्याओं का मान पता नहीं है इसलिए यहाँ पर हम वेरिएबल यानी चर राशि ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि इस छोटी संख्या 6 का इस बड़ी संख्या a के अंदर भाग देने पर मान लेते हैं भागफल तो है q और शेषफल है r। देन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस यहाँ पर क्या लिखना है, शेषफल। क्या लिखना है, शेषफल। और हम प्रमेयिका के अनुसार ये जानते हैं कि ये जो r है, यहाँ जो ये r है, इस r का मान क्या हो सकता है। देखिए तो r का मान हम जानते हैं कि r का मान हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, यानी कि इस 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है।
ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो r के मान हमें यहाँ से प्राप्त होंगे उन मानों को हम एक एक करके इसके अंदर रखते हैं, क्या प्राप्त होता है देखिए। तो देखो ये तो हमें लिखना नहीं है, तो इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो ये r है, तो इसका मतलब देखिए 0 से बड़ा r और मतलब 6 से छोटा, देन आप क्या कह सकते हैं कि r का मान क्या क्या पॉसिबल है। देखो ये क्या चिन्ह बताता है, यानी r का मान 0 हो सकता है, यानी 0, और 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 5, लेकिन मैं यहाँ पर 6 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि 6 से छोटा लेना है r। तो इस प्रकार से ये r के पॉसिबल मान है यहाँ पर, और ये मान हम इसके अंदर रखेंगे। r के मान a बराबर 6q प्लस r में रखने पर तो हमें देखिए ये प्राप्त होगा। देखना a बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे सबसे पहले, तो ये 0 यहाँ पर रखना है ना, तो 6q प्लस 0। अब देखो a बराबर 6q, अब यहाँ पर r की जगह पर 1 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर a बराबर 6q प्लस, ये r की जगह पर रख रहे हैं ना, ये r की जगह पर 2 रख दिया, अब हम 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रखा। फिर यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये हमने लिखा तो है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा 6q, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे संख्या वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो समझिए। q क्या था, कोई भी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक माइनस की भी संख्या हो सकती है, प्लस की भी संख्या हो सकती है, और वो पूर्णांक अगर यहाँ पर रखते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, सम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है या विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न हमें विषम पूर्णांक सिद्ध करवाने का कह रहा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से सम कौन से हैं और इनमें से विषम पूर्णांक कौन से हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए। तो जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 6q की, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ये कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। तो अब एक पूर्णांक लेकर के मैं चेक करूंगा, जैसे मैंने क्या किया, इस q की जगह 1 रख दिया। अब 1 है पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, तो एक विषम पूर्णांक को मैंने इससे गुणा करवाया, तो मुझे क्या मिला, सम पूर्णांक मिला। क्या मिला, सम पूर्णांक। अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो 6q है, इसमें से इस q का मान, अगर यहाँ पर तो विषम पूर्णांक लिया, अगर इस 6 को सम पूर्णांक से गुणा करवाता, जैसे मैंने 2 से गुणा करवा लिया, तो 6 दूनी 12, 12 भी क्या है, सम पूर्णांक। तो मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मैं ये 6q को, ये जो q है, इसकी जगह कोई भी पूर्णांक ले लो, चाहे विषम पूर्णांक ले लो चाहे सम पूर्णांक ले लो, अगर दोनों में से कोई भी पूर्णांक लेता हूं तो दोनों ही कंडीशन के अंदर मुझे सम पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी सम पूर्णांक ही मिल रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6q टाइप का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, सम पूर्णांक। क्या होगा, सम पूर्णांक। हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भाई 6q जो है ना वो एक सम पूर्णांक होगा। अगर 6q सम पूर्णांक है तो इस सम पूर्णांक में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, जैसे ये सम पूर्णांक हम यहाँ पर बता दिया हमने, इस सम पूर्णांक में अगर 2 जोड़ता हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे मेरे पास में सम पूर्णांक है, मान लो 6, ये सम पूर्णांक है, इस सम पूर्णांक में मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितने हो गए, 8। 8 भी क्या है, सम। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए ये सम पूर्णांक है। जैसे मैं कह रहा हूँ 12 सम पूर्णांक था, अब इसमें 2 और जोड़ रहे हैं तो ये 14 हो गए, 14 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी सम पूर्णांक है। तो मुझे यहाँ पर ये पता चला कि सम पूर्णांक के अंदर सम संख्या जोड़ते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होती है, सम पूर्णांक। तो इसका मतलब ये भी सम है, ये भी क्या है, सम। इसी प्रकार से ये सम था, सम में सम संख्या जोड़ूंगा तो भी हमें मुझे क्या प्राप्त होगा, सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो जैसा कि आप जानते हैं 6q को हम देख चुके क्या कि ये एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ दिया जाए, सम पूर्णांक जैसे कि यहाँ पर है 6,
6 के अंदर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। 7 क्या है? विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से देखिए ये 12 जो है, 12 एक सम पूर्णांक है, इसके अंदर अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है 13। 13 भी क्या है? विषम पूर्णांक। तो इसका मतलब ये मुझे मिल रहा है कि सम पूर्णांक के अंदर 1 को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? विषम पूर्णांक। क्या प्राप्त होगा? विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से सम पूर्णांक के अंदर अगर मैं 3 को भी जोड़ दूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 के अंदर 3 जोड़ा 9 प्राप्त हुए, 12 के अंदर 3 जोड़ा 15 प्राप्त हुए, 9 और 15 दोनों विषम हैं। तो इसी प्रकार से मुझे प्राप्त हो रहा है कि सम पूर्णांक के अंदर 3 भी जोड़ दूं, सम पूर्णांक के अंदर अगर 5 भी जोड़ दूं तो मुझे विषम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? विषम पूर्णांक। और ये भी क्या मिल जाएगा? विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सम पूर्णांक है वो तो होंगे 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप के, और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप के होंगे। ठीक है ना। तो ये अनवांटेड चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद में क्या लिखना है फाइनल में वो देखिए, लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप गणतंत्र दिवस की परेड आप देखते होंगे जिसमें बैंड बजाने वाले आगे आगे चलते हैं और उसके पीछे आर्मी चलती है। ठीक है ना। तो इस टाइप से 32 सदस्यों वाली तो है आर्मी बैंड का जो आर्मी है वो, और एक है आपके 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। उनको मतलब बैंड के पीछे सेना की टुकड़ी को मार्च करना है। अब मार्च करने में क्या देखो कंडीशन है वो देखिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी स्तंभ देखो इस प्रकार से, जैसे ये बैंड के जो सदस्य हैं वो इस टाइप से हैं, मान लेना है ना, इस टाइप से यहाँ पर ये इस टाइप से ये जा रहे हैं। देखो तो ये है हमारे स्तंभ। क्या है? स्तंभ। यानी ये 3 स्तंभ है इसमें, और ये कॉलम, यानी देखो ये तो है हमारे स्तंभ कॉलम और ये है हमारी रो पंक्तियाँ। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। जैसे मान लेते हैं ये बैंड की है और ये इसी प्रकार से इसके पीछे सेना की टुकड़ी है जो मार्च करेगी इस टाइप से। तो हमें क्या करना है? स्तंभों में समान संख्या वाले स्तंभ, यानी कि स्तंभ के अंदर ये जो सैनिक हैं उनकी संख्या दोनों के अंदर समान रहनी चाहिए। मतलब आर्मी बैंड में जो सदस्य हैं एक स्तंभ के अंदर, उतने के उतने ही सेना की जो टुकड़ी है इसके स्तंभ के अंदर भी उतने ही होने चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्न में अधिकतम स्तंभों की संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने स्तंभ आप अधिकतम बना सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समान संख्या के अंदर सैनिकों को रख सकें। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें हम HCF याद करते हैं। क्या करते हैं? HCF। क्यों? क्योंकि जब भी प्रश्न के अंदर समान पूछे, यानी दोनों में समान संख्या में कॉमन पूछ रहा है वो, और अधिकतम, तो HCF का फुल फॉर्म भी क्या होता है? देखो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी कि बड़े से बड़ा और दोनों में उभयनिष्ठ। जिन दो संख्याओं का HCF आप ज्ञात कर रहे हैं उनमें बड़े से बड़ा और
उनमें उभयनिष्ठ, वो देखा जाता है HCF के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सेना का जो बैंड है उसके स्तंभ में और जो सेना की टुकड़ी है उसके स्तंभ में संख्या समान होनी चाहिए, यानी उभयनिष्ठ हो गया, और अधिकतम संख्या उसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात ये HCF निकालने की बात कर रहा है। ओके, इतना समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इन दो संख्याओं का HCF निकाल देते हैं, है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारे। तो हल कर रहे हैं, देखिए 616 सदस्यों की आर्मी व 32 सदस्यों की बैंड आर्मी के स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें सैनिकों की संख्या समान रहे, ठीक है ना, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। और ये किस विधि से करेंगे जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए 616 व 32 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयुक्त करने पर, ठीक है ना, इसको हम प्रयुक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये एक चरणबद्ध विधि है, तो इसका पहला चरण लेंगे जिसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 616, तो 616 बड़ा है 32 से, तब 616 व 32 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, ठीक है ना, इसको प्रयुक्त करेंगे। तो देखो 32 का आपको भाग देना है किसके अंदर, 616 के अंदर। तो देखिए अगर 32 के डबल करते हैं तो देखो 66 हो जाते हैं, जो कि इस 61 से क्या है, बड़े, तो हम एक ही बार भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा पीछे, तो यहाँ पर आपके बचेंगे 9, कितने बचेंगे, 9। फिर यहाँ पर आपके हो जाएंगे 5, 5 में से 3 गए 2, अब इसमें नहीं जा रहा है, 6 उतार लेंगे। अब देखो इसमें कितनी बार जाएगा, तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर 6 से, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास कितना आ जाएंगे, यहाँ से 6 से गुणा करवाता हूँ, तो देखिए कितनी बार जा रहा है, तो ये तो बहुत कम है। तो अब हम देख रहे हैं इसके नज़दीक समथिंग, ठीक है ना, जैसे 32 के नज़दीक यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है, 16 असल 1 इसके पास है, और देख लेते हैं 9 बार कितनी बार जाता है, देखो इसके पास, ठीक है, 9 बार जाएगा, कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ पर कितने हैं, 288। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 8, कितने बचेंगे, 8, और यहाँ पर फिर कितने बचे आपके, क्योंकि हम इसने मतलब हमने क्या किया था, यहाँ से एक लसापा लिया है, तो 8 में से 8 गए, 0 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितने बच रहे हैं, 8, कितने बच रहे हैं, 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल
ये देखो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, कितने हैं 8। देन हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयुक्त करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर अनवांटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी है, ये आपको पीछे करना है रफ कार्य में, ठीक है। अब देखिए चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 जिसके अंदर देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी भाजक और शेषफल के बीच में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयुक्त करना है। देखिए यहाँ 32 बड़ा है 8, 32 बड़ा है 8, तब 32 व 8 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर करने पर 8 का भाग देना है किसके अंदर 32 के अंदर, तो आप सभी जानते हैं 4 बार जाएगा और 32 आ जाएंगे। शेषफल क्या बचा 0। तो यहाँ पर देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल 0 है तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है। इस स्थिति में भाजक, इस स्थिति में भाजक कौन है, तो भाजक है आपके 8 हैं, अतः HCF बराबर 8 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो सेना की टुकड़ी थी 616 सदस्यों वाली और जो बैंड आर्मी थी 32 सदस्यों की, उनके अगर हम समान संख्या के स्तंभ बनाते हैं तो उन स्तंभ के अंदर 8 सदस्य आएंगे। 8 सदस्य, फिर 8 सदस्य, फिर 8 सदस्य, इस प्रकार से एक के पीछे एक हमें स्तंभ लगाने पड़ेंगे ताकि अधिकतम संख्या प्राप्त हो पाएगी। धन्यवाद।